आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर दिखता हुआ QR स्कैन करके हमें आप सपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि हमारी रीच इस समय रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए रेवेन्यू के लिए हमें आपकी सहायता है। कृपया अवश्य कंट्रीब्यूट करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। 6th फेज़ के चुनाव चल रहे हैं और 58 सीटें पोलिंग में हैं। लगातार लोगों को समझा रही है ताकि लाइन से जाएं और पूरी लाइन लगी हुई है इस समय। अक्सर ये देखने को कम ही मिलता है कि लोग इस तरीके से बाहर आए, वो भी ऐसी जगह जो किसी समाज विशेष का, समुदाय विशेष का एरिया ना हो। मगर ये देखिए, इस समय ये पूरा एरिया यहाँ पोलिंग के लिए इस पोलिंग बूथ पे खड़ा है और भीड़ आपको हम दिखाते ही देखिए। 58 सीटों में से आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो पुरानी यूपीए थी ना, मतलब टीएमसी को निकाल दीजिए, वैसे टीएमसी कहने को इंडी अलायंस का भाग है, लड़ तो वो अलग ही रही है। तो जो पिछली बार की जो यूपीए थी वो 2019 में इन 58 सीटों में भाई साहब एक भी सीट नहीं जीती थी। तो अब क्या उखाड़ लेगी? प्रश्न ये है कि अब क्या उखाड़ लेगी? क्या एक सीट ले आएगी? लाएगी तो कहाँ से लाएगी? हरियाणा से ला सकती है भाई, रोहतक की सीट जीत जाए तो हो सकता है। वो एक ही चांस दिख रहा है। दिल्ली में कोई चांस नहीं, यूपी में कोई चांस नहीं, पश्चिम बंगाल में कोई चांस नहीं, झारखंड में कोई चांस नहीं। झारखंड की भी जो 6 सीटें जा रही चुनाव में, सॉरी 4 सीटें, वो भी एक गिरिडीह है, AJSU लड़ रही वहाँ से, और बाकी धनबाद, रांची, जमशेदपुर कोई चांस नहीं। बिहार की 8 सीटें, यहाँ तो कांग्रेस है ही नहीं, तो कोई चांस ही नहीं। यूपीए मतलब ठीक है, आरजेडी को शामिल कर लीजिए उसमें। आरजेडी दिख तो कहीं नहीं रही है भाई। ये तो पश्चिमी बिहार का वह भाग है जहाँ से कांग्रेस जीतती ही नहीं है, यूपीए भी नहीं जीतती। तो भाई सबसे बड़ा जो है इस 6th फेज़ में ये प्रश्न उठने वाला है कि क्या कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी इन 58 सीटों में? आप लोग जो है अपना विमर्श दे सकते हैं, अपनी टिप्पणी जो है वो नीचे लिख के हमें बता सकते हैं, और जिससे हमें भी पता चल जाए। ख़ासतौर से जो लोग रोहतक से देख रहे हों वो बता दें कि भाई रोहतक में पोलिंग चल रही है तो रोहतक में क्या हुआ, क्या किलोई गढ़ी सांपला में कुछ हो जाएगा क्या? वहाँ से पिछली बार 45,000 की लीड लेके निकले थे हमारे भाई साहब दीपेंद्र जी, वो इस बार रिपीट कर लेंगे क्या? तो भैया हमको एक तो रोहतक की बता देना जहाँ से कांग्रेस के खाता खुलने की संभावना है, बाकी तो मैं कहीं देख नहीं रहा हरियाणा में। दिल्ली वाले भाई, नॉर्थ ईस्ट वाले बता देना, यद्यपि खाता तो वहाँ से भी खुलने की कोई आशंका नहीं है, लेकिन कन्हैया कुमार जैसी अंतर्राष्ट्रीय हस्ती वहाँ से लड़ रही है तो भाई साहब वहाँ की भी जानकारी हमको दे देना। बाकी तो कहीं और दिख नहीं रहा भाई। वैसे मामला ज़ोरदार, सबसे ज़ोरदार चल रहा है एक तो पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में यहाँ 84% से अधिक वोटिंग हुई थी पिछली बार, और इस बार भी 50 से ऊपर आंकड़ा जा चुका है। आप समझिए कि 1 बजे तक ही, तो मुझे लगता है कि उसके आसपास तो फिर पहुँच जाएगी। सबसे तगड़ा मुकाबला और सबसे रोचक मुकाबला यही है, क्योंकि यहाँ पर आमने सामने की लड़ाई है टीएमसी में और भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी ये जो 8 सीटें हैं इनमें से पिछली बार आप जानिए कि 4 सीटें जीत के आई थी। अब 4 सीटों में ऐसा लग रहा है कि बाकी 4 और भी ऐड कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये अधिकारी परिवार का गढ़ है। यहाँ पर कम से कम 3 सीटें जो पिछली बार हारी थी भारतीय जनता पार्टी, यानी घाटाल, तामलुक और कांती, ये तीनों जो है ये अधिकारी परिवार के गढ़ में हैं और तीनों के जीतने की संभावना बनी हुई है। घाटाल में ज़रूर थोड़ा सा कॉन्टेस्ट है, लेकिन तामलुक और कांती में तो एक तरफा है। तो भाई 4 और 2 6 तो हो ही गई। उसके अतिरिक्त विष्णुपुर वाली भी लगता है आ ही जाएगी जैसा मामला चल रहा है, और बाकी पुरुलिया और झारग्राम और आपकी बांकुरा वाली सीटें जो है वो भी आती दिख रही है। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला जो फेज़ है इसमें 8 की 8 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। इसलिए सबसे रोचक मुकाबला
और मुकाबला रोचक तो है और हो सकता है 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, लेकिन एक तरफा कतई नहीं है भाई। टीएमसी जो है वो पूरी जान लगाए हुए है और टीएमसी आपको पता है कि वो साम दान दंड भेद छल छद्म हिंसा अहिंसा सबका उपयोग करती है। तो इन 8 सीटों पर विशेष आप दृष्टि रखना। दूसरा जो रोचक मुकाबला है वो देखने में आएगा, तो मैं वैसे बता चुका आपको, वो दिल्ली में है, हरियाणा में है। वो केवल इसलिए है कि भाई दिल्ली और हरियाणा में एक प्रकार से आप कह सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट है, वरना हरियाणा में जिस प्रकार का एक तरफा मामला इस बार चल रहा है वो लगभग उसी प्रकार से है जैसा पिछली बार था। और हुड्डा साहब की जो राजनीति है उसका एक प्रकार से परीक्षण है, टेस्ट है। और इसलिए लड़ाई जो यहाँ हो रही है हरियाणा में, रोचक बात जो बता रहा हूँ आपको, वो रोचक बात यह है कि लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कम है और कांग्रेस में ज़्यादा है। यानी हुड्डा साहब रोहतक से लड़े, हुड्डा साहब को आउटसोर्स कर दी गई पूरी पार्टी। आप जानते हैं कि हमारे पप्पू भैया जो है वो इसी प्रकार के हैं, एक आदमी को चढ़ा दिया तो चढ़ा दिया, जैसे एक बार सिद्धू को चढ़ा दिया था तो चढ़ा दिया, फिर बाद में उतारा उसको तो सिद्धू ने इनकी ऐसी तैसी कर दी और पूरी पार्टी ये जो है और पूरा स्टेट वो खर्च कर बैठे ये पंजाब में। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सारे टिकट जो है वो हुड्डा जी को ऑथराइज़ कर दिया देने के लिए। तो हुड्डा जी ने क्या किया कि बड़े तरीके से इनके जो गुट हैं, उनको वहाँ कांग्रेस में 4-5 गुट है, तो उनको सबको काट दिया। वीरेंद्र सिंह जी को भाजपा ने संकेत दे दिया था कि उनको टिकट नहीं देंगे, उनके बेटे को विजेंद्र को। तो वो जो है वो कांग्रेस से सौदा करके चले आए कांग्रेस में। तो पता चला लास्ट मोमेंट पे हुड्डा जी ने उनका भी टिकट काट दिया, क्योंकि उनको प्रॉमिस किया गया था कि तुमको हिसार से टिकट दे देंगे। पिछली बार वो हिसार से लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे आराम से जीत गए थे। इस बार चूँकि भारतीय जनता पार्टी को उनकी हरकतें कुछ नहीं पसंद आई, विशेषकर जो किसान आंदोलन में उन्होंने की, तो उनका टिकट कटना ही था। टिकट कटने के लिए वो उधर भागे और उधर भी उनको ठौर नहीं मिला, उनका नाम अनाउंस होकर बाद में टिकट कट गया। लो जी, एक ये फैमिली गई पुरानी सर छोटू राम वाली, दूसरी आपके शमशेर सिंह सुरजेवाला फैमिली, वो काट दी गई। वो टिकट मांगते रहते हैं कुरुक्षेत्र से, नहीं मिला। फिर आपके बंसीलाल फैमिली, उसका भी टिकट काट दिया गया। तो सबका सफाया जब कर दिया टिकटों में हमारे हुड्डा जी ने, तो सारे के सारे ग्रुप जो हैं वो उनको हराने में लगे हुए हैं रोहतक में। वो स्वयं बाकी वो लोगों को देखिए 3 ही जगह पे खास कॉन्टेस्ट है, तो अब उन्होंने टिकट ही कटवा दिया हिसार में। और तो हिसार में जो है वो मामला एक तरफा हो गया, वहाँ रणजीत चौटाला फैमिली से लड़ रहे हैं। हिसार में वैसे भी मामला शैलजा और अशोक तंवर का बहुत तगड़ा है, तो अब शैलजा को हराने के लिए हुड्डा जी लगे हुए हैं और हुड्डा जी को हराने के लिए शैलजा लगी हुई है। हुड्डा जी को हराने के लिए फिर ब्रिजेंद्र सिंह फैमिली भी लगी हुई है और सुरजेवाला फैमिली भी लगी हुई है, बंसीलाल फैमिली भी लगी हुई है। तो एक कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला है। अब कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस में कांग्रेस का कौन सा गुट भारी पड़ता है ये देखने की बात है। बहरहाल निपटारा तो पूरा कांग्रेस का यहाँ से हो जाएगा, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई रोहतक से हो सकता है कि इस राउंड में जो 0 था इनका वो 1 हो जाए। दिल्ली का मामला तो आपने देखा ही हुआ है, दिल्ली में तो कुछ होना जाना ही नहीं है। उधर उड़ीसा में जो 6 सीटें जा रही हैं, इन 6 सीटों में बड़ा तगड़ा कॉन्टेस्ट है भाई। और पिछली बार जो है यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार जो है वह पूरी की पूरी तरह पलट के मामला ऐसा लग रहा है कि 6 में से कम 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत सकती है। तो मामला और भी रोचक हो जाएगा। वैसे हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो फाइनल काउंट आ जाए, उसके पहले ये जानना आवश्यक है। आप लोग जो भी जिन्होंने कागज़ कलम ले रखे हैं उनको मैं ये बता देता हूँ कि पिछली बार यहाँ पर क्या काउंट था। वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि मैं आपको ये बता दूं
कि आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 2019 में वोटर टर्नआउट इन 58 सीटों के लिए विदाउट पोस्टल बैलेट था 64.47 और 64.23 विदाउट पोस्टल बैलेट। तो इसी से कंपैरिजन करना है। विद पोस्टल बैलेट 64.47 था, उससे कोई अपना लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो बाद में पता चलेगा। आज के कंपैरिजन के लिए 64.23 इन 58 सीटों में था, जिसमें से स्टेट वाइज ले लें तो बिहार में 58.48, बिहार के हिसाब से काफ़ी हाई था ये, और दिल्ली में 60.46 और हरियाणा में 69.93, ऑलमोस्ट 70%, और JNK में था 8.79। ये तो भाई बहुत तगड़े से ब्रीच होगा, आपको पता है, एक ही सीट है वैसे। झारखंड में 64.64, उड़ीसा में 71.63, यूपी में बहुत लो था 54.48, और मैं देख रहा था कि 1 बजे तक वहाँ 37% पोलिंग हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि ये ब्रीच हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 84.38 था, अब वहाँ पे लगभग 54% वोटिंग हो चुकी है, तो वहाँ तो खैर मामला अलग ही है, बहुत तगड़ा चूँकि कॉन्टेस्ट है, इसलिए यहाँ पर 84% ब्रीच हो जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा, बिल्कुल सांस रोक के रखिए, क्योंकि यही वो राउंड है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 300 के पार जाने का, अपने दम पे 300 के पार जाने की क्षमता रखती है, और 350 के पार जाने की क्षमता NDA रखती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।